तो अब हम चलते हैं हड़प्पावासी के दो नगरों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपकी बुक में दिया है। पहला जिसे बोला जा रहा है धोलावीरा। कौन से नगर की बात करने वाले हैं अब हम? पहली बात करने वाले हैं धोलावीरा नगर की, और दूसरा नगर जो होगा वो रहेगा लोथर। क्या रहेगा? लोथर। तो इन दो नगरों की यदि हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार हड़प्पा में ये दो नगरों का कैसा नगरीकरण था या क्या क्या इनमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धोलावीरा नगर के बारे में। तो धोलावीरा नगर आपको कहां देखने को मिलेगा? तो धोलावीरा जो है वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? गुजरात में आपको धोलावीरा नगर देखने को मिलेगा। और यहां पर क्या होगा कि इस नगर की जो जमीन रहेगी वो बड़ी ही उपजाऊ आपको देखने को मिलेगी। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि जमीन उपजाऊ आपको यहां पर देखने को मिलेगी धोलावीरा में। दूसरी चीज क्या यहां पर आपको विशेषता देखने को मिलेगी? तो इसमें आपको यहां पर साफ पानी भी आपको देखने को मिलेगा। बड़ा ही साफ पानी, स्वच्छ पानी आपको यहां पर धोलावीरा नगर में देखने को मिलेगा। और कहां पर है धोलावीरा? तो वो है गुजरात में। अब यहां पर क्या होगा, ये गुजरात में कहां है? तो ये कच्छ के किनारे। क्या है? गुजरात में कच्छ है। कच्छ में खादिर बेट के किनारे आपको धोलावीरा नगर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहां पर देखने को यह मिलेगा कि जो धोलावीरा नगर है वो 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। 3 भागों में विभाजित। ठीक है, 3 भागों में विभाजित था धोलावीरा नगर। तो यहां पर आप देखेंगे धोलावीरा में कि सबसे पहला भाग आपको क्या देखने को मिलेगा कि चारों ओर यहां पर आपको बड़ी ही ऊंची ऊंची दीवारें देखने को मिलेंगी। तो पहला क्या विशेषता हो जाएगी कि चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। जैसे कि मानो कि चारों तरफ से क्या कर रखा है उन्होंने? फेंसिंग कर रखी है। तो इस प्रकार से आपको चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें देखने को मिलेंगी धोलावीरा नगर में। दूसरी विशेषता आपको क्या देखने को मिलेगी कि बड़े बड़े क्या देखने को मिलेगी? बड़े बड़े प्रवेश द्वार जो है, बड़े बड़े प्रवेश द्वार आपको यहां पर देखने को मिलेंगे धोलावीरा में। और तीसरी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी क्या कि तो जैसे कि हम यहां पर बड़ा एक आपको खुला मैदान देखने को मिलेगा जहां पर सार्वजनिक सभी लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते होंगे। तो यहां पर तीसरी विशेषता आपको क्या देखने को मिलेगी? एक खुला मैदान आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्या लिखेंगे आप? एक खुला मैदान आपको देखने को मिलेगा जो कि हो सकता हो, खुला मैदान देखने को मिलेगा जो कि हो सकता हो कि सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्रयोग किया जाता हो। तो आप क्या लिखेंगे इसको? सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे एक खुले मैदान में। तो इतनी प्रकार की आपको विशेषताएं देखने को मिलेंगी धोलावीरा नगर में। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं लोथर की, तो लोथर में भी जो है वो कहां आपको देखने को मिलेगा? तो लोथर भी जो है वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लोथर कहां पर लोकेटेड है? तो वो गुजरात में है। तो यहां पर जो है आपको बंदरगाह, डेट मींस पोर्ट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। बंदरगाह जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर लोथर में आपको विशाल भंडार गृह भी आपको लोथर में देखने को मिलेंगे। इनके अवशेष आपको देखने को मिलेंगे लोथर में। और क्या होगा कि यहां पर आपको कच्चा माल, ठीक है, लोथर में आपको क्या देखने को मिलेगा? कच्चा माल प्लस आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा लोथर में? कच्चा माल और कीमती पत्थर। क्या हो जाएगा? कीमती पत्थर भी जो है वो आपको यहां पर लोथर में देखने को मिलेंगे। और लोथर में जो है जो बड़ी संख्या में जो मोहर होती थी वो भी आपको देखने को मिलेंगी कि हो सकता हो किसी को व्यापार में आयात निर्यात करने के लिए यहाँ पर मोहर जो थी वो लगाई जाती थी। तो यहाँ पर लोथल में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक जिसे बोला जाता है मुद्रांकन
मुद्रांकन देखने को मिलता है या फिर जिसे जिसे मुहर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको लोथर में देखने को मिलेंगी कई सारी चीजें। तो दोनों में आप अंतर समझ पा रहे हैं कि धोलावीरा नगर में क्या क्या विशेषता पाई जाती थी और लोथर में क्या विशेषता पाई जाती थी। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो शहर है वो आपको गुजरात में देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों ही सभ्यता में कई सारे आपको अंतर देखने को मिलेंगे। अब वहीं यदि हम बात कर लेते कि आखिरकार ये हड़प्पा जो वासी थे वो क्या खाते थे, तो हड़प्पा वासी जो थे वो दलहन जो थे वो खाते थे, सब्जियां खाते थे, साथ ही साथ ये गेहूं का इन्होंने प्रयोग करा और जौ का इन्होंने प्रयोग किया और बाजरा और कुछ मोटे अनाज जो है ये प्रयोग करते थे हड़प्पावासी। तो हड़प्पावासी क्या खाते थे? हड़प्पावासी दलहन सब्जियों के साथ साथ गेहूं, जौ और कुछ मोटे अनाज और बाजरा और धान जो थे वो खाते थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हड़प्पावासी क्या क्या अपने दैनिक चर्या में प्रयोग करते थे भोजन का। अब वहीं हम बात कर लेते हैं गांव के लोगों की बात कि आखिरकार गांव के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गांव के लोग। तो गांव के जो लोग थे वो अनाज तो उगाते थे, क्या करते थे ये, अनाज उगाते थे और क्या करते थे, साथ ही साथ ये पशुओं को भी पालते थे, यानी कि पशुपालन भी किया जाता था। तो आप क्या लिखेंगे, पशुओं को पालते थे। ठीक है, तो गांव के जो लोग थे वो अनाज के साथ साथ क्या करते थे, पशुओं को पालते थे। अब हम कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने पशुओं को पाला, तो आप यहां पर देखेंगे कि जब भी यहाँ पर खुदाई की जाती थी कई सारे अवशेष आपको यहाँ पर देखने को मिलते थे, तो साथ ही साथ इन कब्रों में जो है वो आपको पशुओं के अवशेष भी देखने को मिलते थे, जैसे कि किसी के साथ कुत्ता, भेड़, गाय। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग जो मृत जो लोग थे उनकी खुदाई में ये अवशेष देखने को मिलते थे। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं गांव के लोग क्या करते थे, अनाज के साथ साथ पशुओं का भी पालन करते थे और उन्हें उनकी कब्र के साथ साथ भी दफनाया जाता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गांव के जो लोग हैं वो अनाज के साथ साथ क्या करते थे, पशुओं को भी पालते थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप यदि मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सक्रिय व्यापार के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा सक्रिय व्यापार। अब हम बात कर रहे हैं सक्रिय व्यापार में। तो सक्रिय व्यापार में एक तरफ हम बात कर लेंगे धातु और उससे जो निर्माण है वो कार्य हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम पॉइंट यहां पर देख लेंगे धातु। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर धातु, और धातु के साइड हम क्या लिख लेंगे, निर्माण की। आखिरकार इन धातुओं से क्या क्या निर्माण किया जाता था। तो फर्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किन धातु के बारे में, जिसे बोला जाता है तांबा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, तांबा और कांसे। तांबे और कांसे कि आखिरकार तांबे और कांसे से क्या बनाया जाता था। तो आप देखेंगे कि तांबे और कांसे से आपको क्या देखने को मिलते था, तो वह आपको गहने, औजार, हथियार और बर्तन आपको देखने को मिलते थे। तो यहां पर आप देखेंगे कि कैसे तांबे और कांसे का प्रयोग करके, धातु का प्रयोग करके वो क्या करते थे, क्या क्या निर्माण कर लेते थे, गहने, औजार, हथियार और बर्तन यहां पर देखने को मिलता था इन धातुओं से। ठीक है, इन्होंने और इसी से क्या करते थे, इसी को ही सक्रिय यानी कि व्यापार में आदान प्रदान कर वो मूल्यवान पत्थर या पैसे का आदान प्रदान या व्यापार किया जाता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सभ्यता कैसे प्रारंभ हुई। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं धातुओं की। तो दूसरी धातु क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा सोने और चांदी की बात कर लेते हैं कि आखिरकार सोने और चांदी से क्या क्या धातुओं का निर्माण करते थे या किन चीजों का निर्माण करते थे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या बनाए जाएंगे, आभूषण बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे सोने चांदी से, आभूषण, या जिसे हम बोलेंगे गहने। ठीक है, तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर सबसे पहले सोने चांदी से गहने देखने को मिलेंगे और उनके बर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे सोने चांदी से। तो दो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो सिक्के थे वो तो बहुत समय बाद जो है राजा महाराजाओं ने बनाना स्टार्ट किया। तो आपके जहन में यदि ये आ रहा हो कि सोने चांदी से सिक्के भी बनाए जाते थे, तो इस सभ्यता में अभी ये स्टार्ट
नहीं हुआ था, ये बाद में होगा धीरे धीरे। तो सोने चांदी से ये क्या बनाएंगे, ये गहने और बर्तन जो थे वो इनका प्रयोग किया जाता था। तो आप देख रहे होंगे किन धातुओं से किन चीजों का निर्माण होता था। वहीं यदि हम उदाहरण की बात कर लें, ठीक है, तो यहां पर आपको एक उदाहरण देखने को मिलेगा। यहां पर हम बात करेंगे क्या, शंखों की चूड़ियों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक उदाहरण आपको क्या देखने को मिलेगा यहां पर, जैसे शंखों से बहुत सुंदर चूड़ियां बनाई जाती थी, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि शंख जो थे उनसे, छोटे छोटे जो शंख थे उनसे मिलकर बहुत सुंदर क्या बनाते थे, चूड़ियां बनाते थे। अब ये चूड़ियां कौन सी तकनीक से बनाए थे, तो तकनीक का यदि हम बात करें तो यहां पर आपको परिष्कृत कौन सी तकनीक देखने को मिलेगी, तो वो हो जाएगा परिष्कृत जो थी वो तकनीक का प्रयोग करके वो बहुत ही सुंदर जो थे वो चूड़ियां बनाते थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने व्यापारों को धीरे धीरे बढ़ाया और आदान प्रदान के द्वारा इनको चलाया। तो आप देखेंगे कि धातुओं से भी क्या कर रहे हैं, कई सारी चीजें बना रहे हैं, और शंखों से भी जो है बहुत सुंदर जो है वो चूड़ियां बनाते थे, जिसे परिष्कृत जो है तकनीक का प्रयोग करके बनाया जाता था। तो अब हम बात कर लेते हैं इस सभ्यता के अंत के बारे में, या हम जिसे बोले नई शुरुआत के बारे में। तो अब हम का बात लिखने वाले हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा अंत या नई शुरुआत। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंत या नई शुरुआत के बारे में हम डिस्कस। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, या मैं बोलूं पतन के क्या कारण रहे। आज भी जो है इसकी खोज जारी हुई है कि आखिरकार इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। कोई भी जो है पुरातत्व विज्ञान जो है, या मैं पूरा बोलूं पुरातत्व व्यक्तित्व जो है, वो लोग आज तक नहीं बता पाए हैं कि ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो पुरातत्ववेत्ता जो थे वो आज भी इस सभ्यता के पतन के कारण बताने में असमर्थ हैं। तो हम यहाँ पर पॉइंट लिखने वाले हैं नेक्स्ट, कि आखिरकार इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, ठीक है। तो हम सबसे पहली बात क्या पता करने वाले हैं कि आखिरकार इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो पुरातत्ववेत्ताओं ने बोला है कि हो सकता हो यहां पर युद्ध हो गया हो। क्या कारण बताया पुरातत्ववेत्ताओं ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या बोला कि हो सकता हो यहां पर युद्ध हो गया हो, या आक्रमण, युद्ध हो गया हो, या आक्रमण की वजह से ये जो सभ्यता है वो विनाश हो गई या पतन हो गई। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि युद्ध या विनाश के यहां पर हमें कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं, या मैं बोलूं कोई भी साक्ष्य जो है वो हमें यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकें कि ये जो सभ्यता है, जो इतनी बड़ी सभ्यता है, वो युद्ध या आक्रमण की वजह से विध्वंस हो गई हो। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि इस सभ्यता में युद्ध या आक्रमण का कोई निशान हमें देखने को नहीं मिला। तो पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या बोला कि हो सकता हो युद्ध हो गया हो या आक्रमण हो गया है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि युद्ध या आक्रमण के हमें कोई निशान यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। आक्रमण के निशान या साक्ष्य या सबूत नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें चीजें देखने को नहीं मिलती। हाँ, वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में दो अलग अलग इसके कारण बताए गए हैं पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा कि आखिरकार किन दो कारणों की वजह से हो सकता हो ये इतनी बड़ी सभ्यता जो है वो समाप्त हो गई है। तो वर्तमान कारण हम की बात कर लेते हैं कि आखिरकार वर्तमान कारण क्या बताए गए हैं। वर्तमान कारण की बात करें तो पहला कारण आप देखेंगे यहां पर, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे कि वो ये बोलेंगे कि हो सकता हो कि जलवायु जो है, जलवायु संबंधी परिवर्तन हुए। जलवायु संबंधी परिवर्तन हुए, इसका मतलब यह हुआ कि हो सकता हो कि बारिश जो जलवायु है
वो धीरे धीरे परिवर्तन हुई, जिसकी वजह से बारिश या वर्षा होने की कमी यहाँ पर देखने को मिली और शुष्कता जो थी वो चारों ओर यहाँ पर फैल गई, जिसकी वजह से जो है ये जो है सभ्यता उसका पतन हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन, इसको फिर से लिख लेंगे अपन, जलवायु परिवर्तन से वर्षा में कमी और शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से कृषि कार्य करने में कठिनाई हुई। क्या लिखेंगे हम? कृषि कार्य या कृषि कार्य करने में या कृषि कार्य में कठिनाई हुई, जिसकी वजह से जो थी ये सभ्यता का पतन हो गया। वर्तमान में एक कारण ये दिया गया है। दूसरा कारण हम देख लेते हैं कि दूसरा कारण क्या बोला है। दूसरा कारण उन्होंने बोला है कि हो सकता हो यहाँ पर जो बेसिन था, जो सरस्वती नदी थी जो बहती थी, वो सूख गई थी। तो क्या लिखेंगे दूसरा कारण? कि सरस्वती नदी का बेसिन का मध्य बेसिन सूख गया, जिसकी वजह से कलिबंगा और बनीवाली जो शहर थे उन्हें आखिरकार छोड़ना पड़ा। तो कई लोगों ने बोला कि हो सकता हो कि सरस्वती जो नदी थी उसका मध्य जो बेसिन था वो सूख गई, जिसकी वजह से इन्हें को अचानक जो थे वो नगर छोड़ने पड़े। तो वर्तमान में जो है इन दो कारणों पर सहमति बनी, एक जलवायु परिवर्तन की वजह से और दूसरा सरस्वती नदी बेसिन का सूखने पर। तो ये कारण बताए जाते हैं कि आखिरकार इस सूखे के कारण जो है इस सभ्यता का अंत जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।